की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं बन रही हैं वरदान। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने स्वयं सहायता समूह उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की जिंदगी को किया रोशन। अब ग्रामीण महिलाएं समूह के साथ जुड़कर उठा रही हैं ऋण और कर रही हैं खुद का रोजगार। उत्तर प्रदेश के शाहपुर गांव के किसानों की सब्जियों की मांग विदेशों तक। सरकारी संस्था एपिटा की मदद से महिला किसानों को अपनी फसल विदेशों तक भेजने में मिल रही है मदद। देश में कृषि को बढ़ावा देने और फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सरकार राज्यों में खेतों की मिट्टी की जांच के लिए बना रही है अलग अलग प्रयोगशालाएं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जिलों के प्रखंड मुख्यालयों के ई किसान भवन में मिट्टी की जांच केंद्र स्थापित करने के दिए हैं निर्देश। सरकार ने खाद उर्वरक से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर किए हैं जारी। हेल्पलाइन के माध्यम से किसानों की कृषि से जुड़ी हर समस्या को हल करने का है प्रयास। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। महिलाएं समूह के साथ जुड़कर ऋण उठा रही हैं, खुद का रोजगार कर रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं। साथ ही समूह के जरिए ड्रोन दीदी और बीसी सखी बनने का मौका भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी से देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। झांसी जनपद के बड़ा गांव ब्लॉक की रानी कुशवाहा ऐसी महिला हैं जिनकी जिंदगी तंगी में गुजरी है। तिनका तिनका जुटाने के बाद भी जिंदगी बेपटरी रही, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। समय के साथ साथ संघर्ष का रास्ता चुनती गई। तभी रानी को शेरावाली स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का मौका मिला। फिर यहीं से पलटी किस्मत। समूह ने रानी को समृद्धि की राह दिखा दी। ग्रुप के जरिए रानी ने 1 लाख रुपए का ऋण लेकर अपने ही घर में श्रृंगार की दुकान खोली। शादियों के श्रृंगार, लहंगा और हार किराए पर जाने लगी। साल पूरा होते होते रानी की कमाई 4 गुना बढ़ गई। आज हमें 2 साल हो गए दुकान खोल के। हमने समूह से 1 लाख रुपए निकाला था। 1 लाख से आज आप वैसे कोई मानेगा नहीं हमारे यहाँ कि इतना सारा इतने का सामान होगा। हम आपको बिल दिखाएंगे तो कम से कम 4 लाख पे पहुँच चुके हैं हम। झांसी के गढ़मऊ गांव की निवासी रानी देवी नमो ड्रोन दीदी बनी है। रानी को हैदराबाद से 15 दिनों का प्रशिक्षण मिला। रानी गांव में ड्रोन से फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, बीज बुआई जैसे काम को आगे बढ़ा रही हैं। खेती में तकनीक को बढ़ावा दे रही हैं, जिसका लाभ रानी को भी मिला है। वो लखपति दीदी में शुमार हो गई हैं। मेरा नाम नमोडोन दीदी में गया। मैं ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गई। हैदराबाद मैंने 15 दिन ट्रेनिंग ली। मैंने ड्रोन चलाना सीखा। पहले एक सपना जैसा लगता था कि गांव का भी कोई आदमी लखपति हो सकता है, तो अब ये सपना पूरा भी होता हुआ दिख रहा है। लगभग हम लोगों के यहाँ पे 7,500 समूह हैं और उसमें लगभग 77,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। पिछले वर्ष को अगर हम देखें तो लगभग 6,000 से ऊपर की महिलाएं जो हैं वो लखपति दीदी का लक्ष्य अपना पूरा कर चुकी हैं। घर घर बैंकिंग सेवा पहुंचाने वाली भारती पांडे बीसी सखी हैं। भारती ने भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर 75,000 रुपए का लोन लिया और अब गांव में बैंक बन गई है। जैसे पेंसिल वगैरह का पैसा निकलवाने आते हैं तो उनका पैसा निकाल देते हैं। जो मजदूरी व्यक्ति हैं वो भी आते हैं पैसा निकालने। जो व्यक्ति नहीं आ पाते तो उनके घर पे जाके पैसा निकालते हैं।
जब तक ये 50% जो तबका है महिलाओं का, जब तक ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस विजन से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी कहते हैं कि एक विकसित भारत की बात करते हैं, वो तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम इस 50% चंक को हम अपने साथ लेके नहीं चलेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण अंचल में ऐसी महिलाओं की एक फहरिस्त तैयार की है। आंकड़ों की बात करें तो मिशन के जरिए इस साल देश की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। अकेले उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की 18,000 महिलाएं लखपति बनने की फहरिस्त का हिस्सा हैं। सबसे अहम, आधी आबादी मजबूत हो रही है, स्वावलंबन की लकीर खींच रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल से अब गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही है, खेती में तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये महिलाएं पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा बनती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपने काम को आगे बढ़ाती है, जिसकी बानगी है ये ड्रोन दीदी। कैमरामैन संदीप के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, झांसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक का ये गांव शाहपुर किस तरह से विकास की इबारत लिख रहा है। यहाँ के किसान सब्जी विदेशों में भेज रहे हैं। सरकार की संस्था एपिटा की मदद से और महिलाओं की भी इसमें भारी भागीदारी है। जो कोई सोच नहीं सकता है, उस सोच को लेकर चलते हैं देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद। बात करते हैं किसानों की आय दुगनी करने की, लेकिन पूरे किसान परिवार को जोड़ देते हैं, ऐसे कार्यक्रम उन्होंने बनाए। और सरकार की जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से इसको क्रियान्वित कर रही हैं। एपीडा के जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं डॉक्टर सीबी सिंह जी, ये शाहपुर गांव में हम लोग हैं। सीबी सिंह जी, ये क्या है जो आपकी संस्था किसानों को दे रही है? कृषि निर्यात एक सपना भारत सरकार का, उस क्षेत्र तक पहुंचना जहां पे कि कभी हम नहीं थे। गंगा का यह क्षेत्र, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये क्षेत्र है। आज हम कह सकते हैं कि जो 2019-20 से सपना देखना हम लोगों ने शुरू किया, जब एपिडा ने वाराणसी में ऑफिस खोला, छोटे से में और संक्षिप्त में कहूँ कि ऊंचाइयाँ किसानों के सहयोग से, उनके कर्म से और इस मिट्टी की जो ताकत है, जैसा हम लोग इसको अनुभव कर चुके हैं, आज इसकी पहचान विदेशों तक हो गई है। और ये उड़ान जो विगत सालों में जीरो था, 1918 में अगर हम बात करें, आज हम 750, 800, 900 के आसपास रिच कर गए साल के। और अभी इसी जुलाई के महीने में पहली बार हम लोगों ने 150 मीट्रिक टन केवल हवाई जहाज़ के मार्ग से बनारस के एयरपोर्ट से विदेश को निर्यात किया है। शायद ये सपना जब हम लोग आए थे तो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा, लेकिन यहाँ के जो कर्मठ किसान हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, इन लोगों को एपिडा ने जोड़ा, यहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़ा, यहाँ के एफपीओ को एक्सपोर्टर बनाया। आज इस क्षेत्र से 30 से 35 एफपीओ एक्सपोर्टर बने हुए हैं और 7 से 8 एक्सपोर्टर डायरेक्ट कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। राजभर जी, ये जो आप काम कर रहे हो, इसमें किस तरह की अनुभूति हो रही है और किस तरह से महिलाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं? सर, महिलाओं को हम रोजगार दे रहे हैं मधुधसा फ्रेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा से, और एपीडा के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया जाता है। साल में कम से कम यहाँ की महिलाओं के 20 से 25 लाख रुपए का हम लोग रोजगार दे चुके हैं। ये महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। और जो महिलाएं हैं, इनमें एक बिंदु जी हैं जो इसमें लीड कर रही हैं महिलाओं को। जो हम लोग यहीं सब्जी चयन करते हैं, छोटे छोटे सब्जी भेजते हैं। जो भिंडी है छोटे छोटे, वहाँ अपरवर है, वो एकदम अच्छे भेजते हैं, जो पके नहीं है, फूटे नहीं है, दबे नहीं है, इसको हम लोग बाहर भेजती हैं। और हमारी महिलाएं सब काम करती हैं और सब मिल करके, और ये सब हम लोग को बेनिफिट कम से कम महीने में 7-8 हज़ार रुपया हो जाता है। और हमारी सभी दीदियाँ काम करती हैं। प्रधानमंत्री की योजना से हम लोग को अच्छा कारोबार मिला है। हमारी दीदियाँ सब खुश हैं कि हमको रोज़गार और भी भैया लोग बढ़ाएं और हम लोग और अपना रोज़गार महिलाएं सारी अपना कार्य करें। ये जो सोच है प्रधानमंत्री की, अगर आप इस गांव में, जहां मैं शाहपुर में हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रियान्वित हो रही है एपीडा के माध्यम से। ये जो युवा हैं जो मुंबई में काम करते थे, वो अपने गांव में आए, यानी माइग्रेशन को भी रोक रही है यह संस्था एपीडा इस निर्यात के माध्यम से। ये महिला हैं जो आय
पा रही हैं अपने गांव में ही अपने कुछ घंटे व्यतीत करके भिंडी परवल जैसी सब्जियों का चयन करती हैं जो विदेशों में भेजी जाती है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, शाहपुर गांव, वाराणसी। और देश में कृषि को बढ़ावा देने और फसल की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए सरकार राज्यों में खेतों की मिट्टी की जांच के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं बना रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में ही इन जिलों के एक एक अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय के ई किसान भवन में स्थापित करने का निर्देश दिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खेतों की मिट्टी की जांच के लिए सरकार 10 जिलों के एक एक प्रखंड में अनुमंडल स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना कराएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने प्रति प्रयोगशाला 75 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इन जिलों में पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, दरभंगा, बक्सर, नालंदा, बेगूसराय और औरंगाबाद जिले का चयन किया गया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में ही इन जिलों के एक एक अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय के एक किसान भवन में स्थापित करने का निर्देश दिया है। प्रत्येक मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना पर 75 लाख रुपए खर्च होंगे। नए मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के बाद राज्य में मिट्टी जांच प्रयोगशाला की संख्या बढ़कर 63 हो जाएगी। नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 8,31,62,000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य स्तर पर कार्यरत जैव उर्वरक एवं जैविक उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला को सुदृढ़ करने के लिए 45 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना होने से किसानों की खेती की मिट्टी जांच में सुविधा बढ़ेगी। मिट्टी जांच से पता चल जाता है कि खेत की मिट्टी में किस तरह के पोषक तत्वों की कमी है। मिट्टी जांच के आधार पर किसान खेत में खाद का प्रयोग करते हैं तो खेत की उर्वरता बनी रहती है, जिससे किसानों को फसल उत्पादन बेहतर मिलता है। अभी बिहार में 38 जिला मुख्यालयों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। अनुमंडल स्तर पर गया, बोधगया, मुंगेर के तारापुर और भागलपुर के नवगछिया में मिट्टी जांच प्रयोगशाला पिछले वर्ष स्थापित की गई हैं। प्रमंडल स्तर पर 9 चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं हैं। 3 रेफरल मिट्टी जांच प्रयोगशाला हैं। इनमें से एक पटना, एक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में है। रेफरल मिट्टी जांच प्रयोगशाला में जिलों में होने वाली मिट्टी जांच की गुणवत्ता को जांचा जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में 5 लाख किसानों के खेतों की मिट्टी जांच का लक्ष्य सरकार ने रखा है। ब्यूरो इनपुट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। सरकार ने खाद उर्वरक से जुड़ी समस्याओं और शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आइए देखते हैं कि किसानों को इस हेल्पलाइन से क्या फायदा हासिल होगा। किसानों के खेतों में अभी खरीफ फसलों की बुआई का काम पूरा हो गया है। इस समय खादों की मांग बढ़ जाने से किसानों को यूरिया, डीएपी समेत अन्य खाद उर्वरकों को लेने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसका लाभ उठाकर कुछ दुकानदार काला बाजारी करते हैं या किसानों को महंगे दामों पर बेचते हैं, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की है और किसानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सरकार ने राज्य में किसानों को उचित मूल्य पर सुगमता पूर्वक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके तहत यदि कोई दुकानदार किसानों को उर्वरक की बैग पर प्रिंटेड एमआरपी से अधिक दामों पर खाद बेचता है तो किसान इसकी शिकायत कृषि विभाग द्वारा जारी इस राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं। साथ ही किसानों को यूरिया, डीएपी समेत अन्य खाद मिलने में समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही उर्वरक की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किसान उर्वरक संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 0612-2233-555 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसान इस नंबर पर उर्वरक से जुड़ी शिकायत कर सकते हैं और समस्या से संबंधित जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉल करके दे सकते हैं। इसके अलावा किसान कृषि विभाग द्वारा जारी ईमेल आईडी fertilizer.bihar@gmail.com पर भी ईमेल करके दे सकते हैं। बता दें कि बिहार में नीम लेपित यूरिया की 45 किलो की बोरी का दाम 266.50 रुपए है। वहीं डीएपी की 50 किलो की बोरी का दाम 1350 रुपए है। इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि किसान उर्वरक खरीदते समय बिक्री रसीद अवश्य प्राप्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव।
ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में सुस्ती का रुख रहा, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की लाल सोट मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 अगस्त को सरसों 5,857 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 29 अगस्त को 190 रुपए गिरकर भाव 5,667 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की डीसा मंडी में भी नरमी के साथ सौदे हुए। यहां 28 अगस्त को सरसों का भाव 5,250 रुपए था। 29 अगस्त को इसमें 50 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,200 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भी 20 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहां 28 अगस्त को सरसों का भाव 5,680 रुपए था, जो 29 अगस्त को 5,660 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 अगस्त को सरसों 5,420 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 29 अगस्त को 10 रुपए उछलकर भाव 5,430 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो लखनपुरी, दाहोद और बदायूं मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि फैजाबाद मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुर मंडी में 28 अगस्त को धान का भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 29 अगस्त को 1,800 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में 28 अगस्त को धान का भाव रहा 1,720 रुपए। 29 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,720 रुपए पर बना रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 अगस्त को धान 2,300 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की ही फैजाबाद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 28 अगस्त को धान का भाव था 2,270 रुपए। 29 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2,260 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1,367 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 1,357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बिहार के किसान धान की फसल में नाइट्रोजन की पहली खुराक डाल लें। साथ ही यहां धान में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर जरूरी दवाएं भी छिड़क लें। बिहार में इस समय बैंगन और मिर्च के पौधे लगाए जा सकते हैं। बिहार में ही इस समय पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहां के किसान आम की नई पत्तियों को फंगल रोगों से बचाने के उपाय कर लें। बिहार में इस मौसम में प्याज की बुवाई भी की जा सकती है। बिहार में भिंडी को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही बिहार में इस समय अरहर की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के धान किसान धान में ब्लाइट रोग दिखाई देने पर हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। यहां के किसान मक्के और अरहर की फसल को खरपतवार से मुक्त रखें। छत्तीसगढ़ में ही मूंग और उड़द में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहां के किसान सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। ओडिशा के किसान भिंडी को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए
इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। ओडिशा में ही किसान करेले को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के उपाय भी कर लें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। ओडिशा में ही बैंगन को फल छेदक कीट से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। ओडिशा में गन्ने की फसल को शीर्ष बेधक से बचाने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में लखनऊ और वाराणसी में फ्लिपकार्ट वेयरहाउस का वर्चुअल उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 जारी है। परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा का दूसरा चरण 31 अगस्त को खत्म होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना देख रहे सांसदों के अरमानों पर पानी फेरने के बाद अब कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि 2 बार या इससे अधिक बार चुनाव हारे हुए नेताओं को किसी भी सूरत में टिकट नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत है। डोडा डीआईजी श्रीधर पाटिल ने कहा है कि हमारी कोशिश ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की है जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एयर मार्शल डेंजिल किलोर के निधन पर दुख जताया है। जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी वीरता राष्ट्र के प्रति उनके अटूट साहस और समर्पण का प्रमाण है। हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार बड़े ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर शराब के ठेकों की संख्या बढ़ा रही है।
छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से हो रही मौतें बढ़ती जा रही हैं। बिलासपुर में 2 लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश भर में मृतकों की संख्या 12 हो गई है। अयोध्या में दीप उत्सव से पहले पर्यटक राम की पौड़ी पर भव्य चौपाटी का लुत्फ उठाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश आवास विभाग ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही 4.65 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पालक्कड़ में कल से आयोजित होगी। इस 3 दिवसीय बैठक में विविध संगठनों में कार्यरत संगठन के पदाधिकारी सहभागी होंगे। गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई में भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तीसरे कुंभ सम्मेलन और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले से पहले 29 अगस्त को तिरुवनंतपुरम शहर में गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया है। गोलमेज चर्चा की अध्यक्षता मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुमाऊनम राजशेखरन द्वारा की गई। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।